जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन 164। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो हमारे पास है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स के थ्रू, ये हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। सो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंट क्या होता कब होता है कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब वन और मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, वो क्या कहलाता है? हमारे पास इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें आपको अगर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, और कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हों वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इसकी डेफिनेशन जैसे हम लोग कह सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन, एंड सेकेंड में कह सकते हैं कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be inconsistent if it has no solution। ठीक है, तो अगर वन और मोर सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। अब ये पता कैसे करेंगे कि कंसिस्टेंट है मैट्रिक्स के थ्रू, कि वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये प्रॉब्लम कहने का, वन सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले, जैसे x1 = 1, y1 = 2, ऐसा मिला तो ये वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने लिखा x1 = k एंड x2 = 2k, अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे k की हम लोग मेनी वैल्यूज पुटअप करके, k की 1 2 3 4 ढेर सारी वैल्यू पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x1 x2 की ढेर सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो वो मेनी मोर सॉल्यूशन में आ जाएगा। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे, जो पॉसिबल ही ना हो सॉल्यूशन निकालना। अगर ऐसा हो हमारे पास, नॉट पॉसिबल, तो ऐसे केस में क्या हो, हमारे पास क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसकी कंडीशंस होती हैं, कंडीशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर आप जनरली आपने ये वन सॉल्यूशन मोर सॉल्यूशन वाला जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा, a11/a12 किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए a11/a12 = a2 b1/b2 एंड c1/c2। ये इन्फिनिट सॉल्यूशन में होता है, एंड a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इन्फिनिट सॉल्यूशन, और ये हमारे पास होता है वन सॉल्यूशन के लिए। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास लाइन दिया हुआ है तो, या लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये जनरली आपने क्लास 10 में पढ़ा है, हम लोग इस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोग को जो स्पेशली पढ़ना है वो मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्यूशन को निकालना सीखना है। तो हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी दो टाइप में हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में। एक होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। अब वो नॉन होमोजीनियस क्या होता है वो हम लोग पहले देखेंगे, एंड उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उस पर प्रॉब्लम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इफ़ ax = b, मतलब कोई भी अगर आप मैट्रिक्स का फॉर्म लिखते हो ax = b, b हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर ऐसा एग्जिस्ट हो, ये a जो लिखा है मैंने उसको कुछ 1 1 वाले इनके एलिमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। x जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, x1 x2 x3 x3 के फॉर्म। b जो होता है वो भी कॉलम मैट्रिक्स होता है, b1 b2 b3 bm के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मिल रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स। ax = b, वेयर b इज नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर b नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं c। ये c जो होता है वो a सच दैट b लिखा जाता है। मैट्रिक्स a का जो एलिमेंट है उसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, एंड सच दैट यूज़ करेंगे, जो मैट्रिक्स b का एलिमेंट है उसको यहाँ रखेंगे। तो a सच दैट b एक बड़े मैट्रिक्स में लिखते हैं, इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम लोग एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो हम लोग ये c फॉर्म करते हैं वही हमारे पास ऑगमेंटेड कहलाता है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स A
और मैट्रिक्स बी को एक साथ एक मैट्रिक्स में लिखना ही हमारे पास क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब हम लोग ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन निकालने का तरीका, कब हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे, जैसे यहाँ पर यही सेम है, अब इसी के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि इस कंडीशन के लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो रैंक निकालना आपने पहले सीखा हुआ है, तो इफ़, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, कंसिस्टेंट के कंडीशन में लिख रहे हैं तो कंसिस्टेंट होगा। इसमें दो चीज़ें हमें मिलेंगी, पहला फर्स्ट पार्ट, इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अगर ऐसा मिले और इज इक्वल टू किसके आ जाए, एन, एन मीन्स नंबर ऑफ द, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ द अननोन्स जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, अगर उसके इक्वल आ जाए तो उस केस में हमेशा क्या डिफाइंड होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, मतलब इस ए का रैंक इस सी के रैंक के अगर बराबर आ जाता है और वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स के, वेरिएबल जितने हैं उनके, अगर ऐसा मिल जाए तो वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा कंडीशन है हमारे पास, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन आर, सॉरी इज इक्वल टू आर मिल जाए, आर, ये आर, और आर इज लेस देन क्या हो, एन हो, मतलब एन इस नंबर ऑफ अननोन से क्या हो, कम हो जाए, तो उस केस में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हम लोग इसको बोलते हैं मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों कंसिस्टेंट का ही केस है आपके पास कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो कंसिस्टेंट होगा, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू एन आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू आर मिल जाए, मीन्स स्मॉल आर, और आर रैंक को डिफाइन कर रहा है, तो आर इज लेस देन एन हो जाए, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी में आगे इनकंसिस्टेंट का केस की बात करेंगे। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है आपके पास, इफ रैंक ऑफ ए इज इट नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अभी तक जो केस था उसमें रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल था, तो उस केस में क्या था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा था। अब हमारे पास क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी देन इट हैज नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन रखेगा, और जब भी नो सॉल्यूशन रखता है तो उस केस में ये क्या होता है, हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स का होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये हमने डेफिनेशंस देखे कि अगर कोई भी नॉन होमोजीनियस का केस है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको सी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा, ए सच दैट बी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखकर, वहाँ से रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, और दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशन पढ़ी हमने, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ अननोन्स, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू आर, आर इज लेस देन एन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के केस में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब इस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम पूछते हैं और कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं नॉन होमोजीनियस के केस में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है और इसकी कंसिस्टेंसी पहले चेक करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले ये चेक करना है एंड देन फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन को। तो देखो लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी चेक करो एंड फाइंड द सॉल्यूशन, इट मीन्स ये कंसिस्टेंट होगा किसी न किसी केस में, मतलब बनेगा कंसिस्टेंट, एंड फिर आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है आपको, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए क्या होगा आपके पास, अगर मैट्रिक्स का मैं फॉर्म करूँ तो 4, यहाँ मिलेगा -1, नेक्स्ट थर्ड कॉलम आपके पास है नहीं तो वो 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास -1 5 -2 सॉरी फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो ये 0 -2 एंड 4, नेक्स्ट x इज x1 x2 एंड x3, ये ax हो गया। एंड इज इक्वल टू बी की बात करें
तो 12 0 -8। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो नॉन होमोजीनियस का है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का फॉर्म मिल रहा है वो X = B, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा जीरो मैट्रिक्स बन जाता तो उस केस में उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। तो अभी हम लोग नॉन होमोजीनियस का केस कर रहे हैं, तो अभी ये हमारे पास नॉन जीरो मिल रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस का केस है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स क्या फॉर्म करोगे, C, जो किसके इक्वल होगा, A सच दैट B, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। क्या मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें अगर, तो C = क्या आ जाएगा आपके पास, C = A, A इज 4 -1 and 0 -1 5 and -2, नेक्स्ट इज 0 -2 4। अच्छा, इसके साथ हमें यूज़ करना है सच दैट, सारे के साथ, जिससे ये सेपरेट रहे, A टर्म और B टर्म सेपरेट रहे, तो A 12 0 and -8 ये आ जाए, ये बन गया आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये A हो गया सच दैट, ये हो गया आपके पास C B, तो A B जो हमने फॉर्म कर दिया ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो इसका पहले रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए आपको यूज़ करना है यूजिंग, आपने सबसे पहला मेथड पढ़ा है एक्लेन फॉर्म, आपने एक्लेन फॉर्म पढ़ा है, एक्लेन फॉर्म से हमें इसका क्या करना है, रैंक निकालना है। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्लेन फॉर्म को। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये है, अगर आप यहीं से देख लो पहला टर्म हमारे पास क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो जनरली आपको बस जो भी होता है इसको पहले 1 करना होता है और उसके नीचे वाले सारे टर्म को 0। तो अगर मैं पहले इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लूँ, मतलब R2 इंटरचेंज कर दूँ किसके साथ, R1 के साथ, R2 R1 इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या मिल जाएगा आपके पास, -1 5 and -2 such that 0, next is 4 -1 0 such that 12 and next is 0 -2 4 such that -8। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स। अब इसके लिए फर्स्ट टर्म को आपको 1 करना होगा, इसको पहले 0 करना है। तो ये तो हमारे पास पहले से 0 है प्रॉब्लम में, बस इसको आप 0 कर लो। तो क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 + 4 R1 कर दें, +4 का मल्टीप्लाई करके माइनस, तो क्या हो जाएगा टर्म हमारे पास 1 5 -1 5 -2 सच दैट 0, चेंज R2 में हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0। 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 4 5 20, प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 19, एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस करेंगे तो -8 सच दैट, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये तो 12 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, अब ये हमारे पास 0 है, ये -2 है, 4 है सच दैट -8 है। अब हमें जो देखना होता है वो स्पेशली ये देखना होता है कि जो टर्म में वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास वो मतलब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 0 बनाना होता है SLN फॉर्म में इस वाले टर्म को। तो पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 0 करूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्लस, उल्टा कर देंगे, 2/9 है तो हमें यहाँ पे 2/19 R2 करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 19 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बन जाएगा हमारे पास। तो अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा -1 5 -2 सच दैट 0, नेक्स्ट इज 0 19 -8 सच दैट 12, एंड नेक्स्ट करेंगे तो 0 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है माइनस किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/19, तो मतलब 16 क्या हो जाएगा 19, तो ये आ जाएगा आपके पास 60/19, 76 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 एंड प्लस कर रहे हैं तो प्लस 12 8 96 अपॉन कितना हो जाएगा 19, और इसको करेंगे तो मिलेगा -128 अपॉन 19। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये 2 टर्म मिल जाएंगे हमारे पास। अब ये पूरा SLN फॉर्म हमारे पास सॉल्व होके मिल गया। यहाँ से हमें सिर्फ रैंक, जब हम लोग SLN फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें स्पेशली जो देखना है वो रैंक को देखना है। तो रैंक ऑफ ए किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए का मतलब बस मैट्रिक्स ए की बात करेंगे, जो जितना ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना है हमारे पास 3 है।
और रैंक ऑफ सी की बात करें तो रैंक ये पूरा का पूरा हमारे पास सी है, तो रैंक ऑफ सी क्या है हमारे पास, ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका भी रैंक क्या मिल रहा है हमारे पास 3। अब आप देख रहे हो कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू कितना है 3, मीन्स ये क्या है हमारे पास n, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3 हैं, तो ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो उस केस में ये जो ए होता है रैंक ऑफ ए, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, रैंक ऑफ ए क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉरी ए हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो ए जो रखेगा वो क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, तो अब इस यूनिक सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं फिर से वापस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन अब मैट्रिक्स ए जो होगा वो ये होगा आपके पास। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मिलेगा, -1 5 -2 एंड 0 19 -8, नेक्स्ट इज 0 0 60 बाई 19 और x इज x1 x2 x3 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 12 एंड -128/9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो इक्वेशंस बनेंगे, -x1 + 5x2 -2 x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 19x2 -8 x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। नेक्स्ट रखेंगे तो 60/19 x3 इज इक्वल टू -128/19, सॉरी ये 19 है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो -128/60 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 3 12 एंड 4 2 8 -32/15। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x3 की। अब यहाँ पे क्या करना है, इस x3 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, आपको x1 मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा एंड x3 और x2 की वैल्यू पुट करना है हमारे आपको। मैं सीधे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। x1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें पहले x2 इज इक्वल टू अगर देखें, अगर हम लोग इसमें पुटअप करें तो x2 जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -4/15 एंड x1, जब आप x1 की वैल्यू x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको जो x1 मिलेगा वो मिलेगा 44/15। तो ये इसका जो होगा वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, और यही तीनों सॉल्यूशन ही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो चेक कैसे की जाती है नॉन होमोजीनियस के केस में। ठीक है, अब एक टाइप का और इसमें प्रॉब्लम होता है, तो पहले हम लोग होमोजीनियस कर लेते हैं फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग होमोजीनियस स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ax इज इक्वल टू 0, ये 0 हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। आप इससे पहले जो नॉन होमोजीनियस का केस पढ़े उसमें ax इज इक्वल टू क्या मिलता था, b, तो उस केस को हम लोग नॉन होमोजीनियस बोलते थे क्योंकि ये जो b होता था वो नॉन जीरो मैट्रिक्स था। लेकिन अब ax इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपके पास 0, अगर ऐसा मिले ax इज इक्वल टू 0 तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल है, जैसे आपने पीछे पढ़ा नॉन होमोजीनियस के लिए कि रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, तो कुछ ऐसा उसमें नहीं करना होता है। इसमें हमारे पास जनरल मेथड होते हैं कि अगर x की सारी वैल्यू 0 हो जाए, x मीन्स x1 x2 x3 सारे 0 हो जाए, तो उस केस में यह हमेशा नल सॉल्यूशन मिलेगा, या उसी नल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू सारे के सारे 0 आ रहे हैं तो उस केस में वो ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 नल सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। तो इसी अगर ये x 0 है तब तो होगा, लेकिन अब रैंक के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं कि रैंक के थ्रू कैसे हमारे पास ax इज इक्वल टू b में ट्राइवल सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। इसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता, हमेशा सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, या तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास है इफ़ रैंक ऑफ ए। अब बस आपको मैट्रिक्स ए लेना है और ए मैट्रिक्स लेकर उसको बाय द एक्लेन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म जिससे भी आप सॉल्व करो उसका रैंक फाइंड करना है आपको, रैंक ऑफ ए निकालना है। अगर वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, जो इसमें वेरिएबल्स हैं जितने भी,
अगर उसके इक्वल आ जाता है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो वो जो सॉल्यूशन होगा हमेशा ट्राइवल सॉल्यूशन रखेगा। और ट्राइवल सॉल्यूशन रखने का मतलब हमेशा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास सारे x क्या हो जाएंगे, x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आता है तो इट मीन्स इट हैज़ अ ट्राइवल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर रैंक ऑफ ए किसके लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए तो उस केस में क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है कि जो ये प्रॉब्लम आपके पास दिया हुआ है उसमें जो भी सॉल्यूशन आप निकालोगे वो इन्फिनिट सॉल्यूशन देगा। तो यूनिक सॉल्यूशन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप। और ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, मतलब ये नॉन ट्राइवल है, इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इन्फिनिट मिलेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बाय द प्रॉब्लम हम लोग इसको समझते हैं कि जब भी हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होता है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम मैंने एक लिया हुआ है, ये भी प्रॉब्लम 2006 में आया हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड कहने का मतलब ये प्रॉब्लम आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इट मीन सबसे पहले आपको इसको ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ax इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। ax इज इक्वल टू 0 means a is what 1 3 2, next is 2 minus 1 and 3, next is 3 minus 5 and 4, next is 1 17 and 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिला। अब इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। जनरली जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करना बाय द एक्लेन फॉर्म। तो हम लोग रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए पहले हमें इन तीनों एलिमेंट को क्या करना होता है, 0। तो सबसे पहले मैं यही 0 कर रहा हूँ। R2 इज इक्वल टू क्या कर दूँ, R2 माइनस 2R1। फर्स्ट वाले एलिमेंट को 0 करना होता है बाय द एक्लेन फॉर्म में, कि एक्लेन फॉर्म अगर इसको यूज़ करना है तो आपको इसको 0 करना है। तो यूज़ करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड में क्या यूज़ करें, थर्ड में R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। एंड R4 के लिए क्या कर रहे हैं, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1। जनरली हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 R3 एंड R4 में अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। तो अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 3 2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -7, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 2 6 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो -3। नेक्स्ट इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 3 3 9, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा ये भी, तो -14 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 1 को माइनस कर रहे हैं तो 0, इसको माइनस कर रहे हैं तो 0, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इसको माइनस करेंगे तो 2। ये मिल जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट एसएलएन फॉर्म कहता है कि ये जब 0 हो जाए तो इस एलिमेंट को छोड़ो आप, इसके नीचे वाले दोनों टर्म को आपको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए अगर मैं 2 का पहले, तो इससे पहले आप देखो अगर इनको मैं ऐड कर दूँ तो ये सारे रो 0 हो जाएंगे। तो पहले वही कर लेते हैं हम लोग। R3 इज इक्वल टू क्या करते हैं, R3 प्लस R2। अगर बन रहा है तो करेंगे, अदरवाइज हम लोग एसएलएन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 3 2 0 -7 -3, नेक्स्ट इज 0, ये क्या हो जाएगा -14, नेक्स्ट क्या मिल जाएगा आपके पास -2, और अगर ऐड कर रहे हैं तो ये 0 0 एंड ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गया। अब नेक्स्ट आपको इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लें। 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 2 और 0 -7 -3। एक मिनट जो चेक करने दो, ये -3 आ रहा है। 3 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई करा 6 और इसके साथ माइनस करा तो -2। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 3 हो जाएगा, 2 2 4 1, मतलब यहाँ आपके पास आएगा 1। यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास 4, मतलब -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो अब देखो सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, बस इसमें अभी तक कुछ किया नहीं है। अब इस पर अप्लाई करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं वो लिख लो आप यहाँ पे। R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R3 -2 R1, ये R2 ये कर रहे हैं हम लोग। 2 का मल्टीप्लाई करके R3 के साथ R2 में मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 0 0 हो जाएगा।
क्या ये एसएलएन फॉर्म कंप्लीट हो गया, मिल गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, इसमें इट मीन्स इट इज़ अ एसएलएन फॉर्म। तो अगर ये एसएलएन फॉर्म में बन गया हमारे पास, तो इसका रैंक देखेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही हमारे पास रैंक होता है, तो रैंक ऑफ ए क्या मिल रहा है हमारे पास 2 मिल रहा है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3 हैं, इट मीन्स आर इज लेस देन क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। तो उस केस में क्या कितने सॉल्यूशंस होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 थे, तो उससे अगर कम मिल रहा है तो इसमें कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्या रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें निकालने भी है। अब उसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं ऊपर वाला प्रॉब्लम हटा दे रहा हूँ यहाँ से। क्या आ जाएगी वैल्यू, अब जो मैट्रिक्स हमारे पास बना हो उसको आप ए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, 1 3 2 0 -7 -1 एंड 0 0 0 0 0 0। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 0 0 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको वापस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा इक्वेशन x1 + 3x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0, -7x2 -x3 इज इक्वल टू 0। और तो सारे 0 ही हैं। अब जब हमारे पास ऐसा मिले कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन क्या हो, नंबर ऑफ अननोन्स हो, अननोन्स, ठीक है। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज करना होता है। तो अगर मैं x3 को क्या मान लूँ, की मान लूँ, कोई भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, x3 इज इक्वल टू की। अगर ऐसा केस डिफाइंड होगा तो वहाँ हमेशा आप कांस्टेंट मानोगे, तभी वो सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ k ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -7x2 -x3 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, अगर हम लोग देखें तो ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव, -k/7 आ जाएगा x2 की वैल्यू। अब इस x2 को लेंगे और उसको लाके कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो x1 + 3 x2 इज -k/7 प्लस एंड x3 इज k। तो यहाँ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सबको इधर भेज लो, तो -7k और +3k/7 इज इक्वल टू -4k/7। तो x1 की वैल्यू 4k/7 आ गई, x3 की वैल्यू k आ गई एंड x2 की वैल्यू -k/7। तो अगर हम लोग इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब लिखे वेक्टर के फॉर्म में, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, k की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर लो आप, k की वैल्यू मान लो k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 की बात करेंगे तो -4/7, x2 की बात करेंगे तो -1/7 एंड x3 की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 बस, ठीक है। या अगर हम लोग दूसरा कुछ भी मान सकते हैं k की वैल्यू। अगर मैं k की वैल्यू ऐसा मानूँ, x की वैल्यू, k की वैल्यू ऐसा मानूँ जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर मान लूँ 7, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, अगर k की वैल्यू 7 माने तो k की वैल्यू अगर मैं 7 मानूँ तो क्या मिलेगा, x जो हमारे पास आया वेक्टर का फॉर्म, तो वो बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसके साथ रखें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट x1 है, तो यहाँ पे 4 मतलब -4 एंड यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k की जगह पे 7 तो -7 और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k मतलब 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी पुटअप करके यहाँ पर जो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, मैंने 2 सॉल्यूशन दिखाया, आप ऐसे ही कोई भी वैल्यू पुटअप करके, नॉन जीरो वैल्यू पुटअप करके आप यहाँ पे सॉल्यूशन को निकाल सकते हो, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये हमारे पास जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कंडीशंस थी, उस पर मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, और विथ जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी या उसका डेफिनेशंस था। अब हम लोग नेक्स्ट इस पर प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और उसमें अलग टाइप के प्रॉब्लम, जैसे पूछता है आपसे कि अगर कोई भी सॉल्यूशंस है, रैंक अगर हमारे पास लेस देन मिल रहा है तो कैसे हम लोग किसी कॉन्स्टेंट को निकालते हैं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। एंड ओके, जय हिंद।